हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे सेंडमेयर रिएक्शंस के बारे में। तो सेंडमेयर रिएक्शंस क्या होती है सबसे पहले जान लेते हैं हम। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद CuCl2 HCl और Cu2 Br2 HBr और Cu2 CN2 KCN, आपको इन तीनों में से कोई भी एक कैटालिस्ट का यूज करना है ना। सो डाइएजो ग्रुप रिप्लेस्ड बाय Cl, यदि आप ये ग्रुप ले लें CuCl2 और HCl, तो यहाँ पर क्या होगा, जो डाइएजो ग्रुप होगा वो क्लोरीन के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, मतलब उसकी जगह पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। और यदि Cu2 Br2 और HBr ले रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, इस कैटालिस्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन जो रहेगा वो डाइएजो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। और यहाँ पर यदि Cu2 Cn का होल ट्वाइस और KCN ले रहे हैं तो यहाँ पर जो Cn होगा वो डाइएजो ग्रुप को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब Cn जुड़ जाएगा डाइएजो की जगह पर, है ना। सो डाइएजो ग्रुप रिप्लेस्ड बाय Cl Br एंड Cn इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया Cu2Cl2 या CuCl2 और HCl, है ना। उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हिट करते हैं। और हिट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये कैटालिस्ट है। अब कैटालिस्ट क्या करेगा, यहाँ से जो CuCl2 रहेगा वो डाइजो ग्रुप को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकल रहा है, देखो N2 गैस बाहर निकल जाएगा और यहाँ से HCl। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म होगा क्लोरोबेंजीन। अगला यदि हम यहाँ पर देखें दूसरा, तो यहाँ पर हमने देखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करा रहे Cu2 Br2 के साथ। तो हमने ऊपर बोला था, है ना, हमने यहाँ क्या बोला था कि जो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन या साइनाइड, तो हम यहाँ पर जब Cu2 Br2 लेंगे तो ये क्या कर देगा, यहाँ से जो ब्रोमीन रहेगा वो डाइजो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा और ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या होगा, ये N2 बाहर निकल रहा है तो N2 गैस बाहर निकल रहा है प्लस HBr होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। यदि आप Cu2 Br2 लेंगे तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और यदि आप CuCl2 लेंगे तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बनेगा। हमने यहाँ पर लिखे भी है, देखो नीचे यहाँ पर CuCl2 और HCl का रिएक्शन करा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से डाइजो ग्रुप को रिप्लेस करेगा कौन, क्लोरीन, और वहां पर कौन अटैच हो जाएगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। और यदि आप ये कैटालिस्ट ले रहे CuBr2 और HBr, तो वहां पर ब्रोमीन जो रहेगा वो डाइजो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। और यदि आप वहां पर Cu2 Cn का होल ट्वाइस और KCN ले रहे तो वहां पर क्या होगा, जो डाइजो ग्रुप होगा उसकी जगह पर क्या अटैच हो जाएगा, Cn अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी थी सेंडमेयर रिएक्शन, जो कि क्लास 12 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगला हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगला हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, सबसे पहले जानेंगे हम जानते हैं सबसे पहले क्लोरोबेंजीन के बारे में। यहाँ पर है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर अटैच है Cl। और आपको पता है क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, देखो बेंजीन जो होता है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, मतलब ये क्या करता है, यहाँ से जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यदि बेंजीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखो कैसे होगी, 1 2 3 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी फॉर्म कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी दे देगा, तो कितने बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ये हमारे पास बेंजीन है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो हम इसको बना देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर Cl। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, और क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ही रहेंगे एज इट इज। क्लियर है बात हमको। चलो अगला क्या है, देखो ये दोनों यदि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी फिर 5 हो जाएगी। देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 नहीं हो उस कंडीशन में ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पर आ जाएंगे। तो अगला हमारे पास जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज लगाना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, और ये वाले दोनों यहाँ पर दिए तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर तो क्लोरीन एज इट इज रहेगा। इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे और प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स यदि यहाँ पर आए तो फिर अगेन इस क्लोरीन की वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 ना हो उस कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, इस पोजिशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए नेगेटिव, और ये रहे, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे और ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा क्लोरीन। तो यहाँ से हमको एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर आर्थो, है ना, ये आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
पेरा पोजीशन पर है और आर्थो पोजीशन पर है। मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगी वो कहां पर होगी, आर्थो, पेरा एंड आर्थो पर होती है। ठीक है, अगला क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां पर दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां आएंगे तो अगेन इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 ना हो इसलिए क्या होगा, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस से ले लेगा, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा यही स्ट्रक्चर। देखो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा और ये क्लोरीन रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इस पर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन की टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ना, हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो होगा वो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी, वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो हमको टोटल कुल मिला के यहाँ से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये समझ में आया कि यहाँ पर जो क्लोरीन है, सॉरी क्लोरोबेंजीन है, उस क्लोरोबेंजीन में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आर्थो पर, पेरा पर और आर्थो पर। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां पर अटैक करेगा, आर्थो, पेरा एंड आर्थो, है ना। तो हमने यहां पर बनाया आर्थो, पेरा और आर्थो, यहीं पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज कैसा होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होने वाला, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है और यहां पर भी अटैक कर सकता है। तीनों जगह पर अटैक कर सकता है क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होगा हमारा वो होगा नाइट्रेशन। सबसे पहला क्या होगा, नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन, ये एग्जाम में हमसे पूछी भी जाती है, नाइट्रेशन रिएक्शंस क्या होगी। देखो यहां पर लिया आपने क्लोरोबेंजीन और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, यहां से हम करा रहे हैं HNO3 के साथ। किसके साथ, HNO3 एंड H2SO4। H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से वाटर को रिमूव करेगा। तो देखो यहाँ से H है ना, यहाँ से H निकलेगा HNO3 से और यहाँ से O। HNO3 से क्या निकल रहा है, H और O, है ना, H और O निकलेगा और यहाँ से क्या होगा, जहां पर ये जुड़ेगा वहां भी क्या है, हाइड्रोजन है सभी जगह पर, तो वहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। बचा क्या हमारे पास, NO और 2, NO2 बचेगा। क्यों बचेगा NO2, क्योंकि यहाँ से एक H भी निकला है और एक O भी निकला है, तो यहाँ पर बचा NO2। तो NO2 कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा या फिर यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ रहा है तो बात तो एक ही हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक NO2 जुड़ सकता है या फिर यहाँ, मतलब हमको कितने प्रोडक्ट मिलने के चांस है, 2 प्रोडक्ट मिलने के चांस है। देखो यहाँ पर है हमारे पास Cl, NO2 एक तो यहाँ पर जुड़ सकता है और एक बार NO2 यहाँ पर भी पेरा पोजीशन पर भी जुड़ सकता है, तो NO2 यहाँ पर भी जुड़ सकता है। तो आपको ये 2 प्रोडक्ट मिलने के चांस होंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, है ना। ये क्या होगा, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये आर्थो पोजीशन होगी, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, NO2 मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, आर्थो, ये होगी मेटा और ये होगी पेरा, है ना। कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो रहेगा वो आर्थो रहेगा, फिर मेटा रहेगा और फिर पेरा रहेगा, है ना। तो ये क्या होगा, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और ये जो होगा हमारे पास, है ना, ये दोनों पोजीशन, सॉरी ये दोनों पोजीशन हुई आर्थो, ये हो गई मेटा और ये हो गई पेरा। तो ये क्या होगा, पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है, आर्थो पर, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है, पेरा पर जुड़ रहा है, तो आपको ये 2 प्रोडक्ट मिलने के चांस है। तो ये हमारे पास होती है नाइट्रोसन, तो नाइट्रेशन। अगला जो हमारे पास रहेगा उसको हम बोलेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, है ना। हेलोजिनेशन मतलब नाम से ही क्लियर है, हेलोजन का एडिशन। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप का अटैचमेंट, है ना। तो हेलोजिनेशन में किसकी प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन लेना है और क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, आर्थो एंड पेरा पर। तो ठीक है, इसका रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ, Cl2 एंड FeCl3। FeCl3 इट इज अ फेरिक क्लोराइड, इट इज अ कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट होगा। तो देखो 2 क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ पर ऐड होगा, आर्थो पर या फिर पेरा पर, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दीजिए और एक बार क्लोरीन आप पेरा पोजीशन पर अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्थो
डाइक्लोरोबेंजीन, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो, 2 बार क्लोरीन है तो हम बोलेंगे डाइक्लोरोबेंजीन। और यहां पर क्या मिलेगा, पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट मिलने के चांस होंगे। तीसरा हम देख लेते हैं यहां पर सल्फोनिफिकेशन। सल्फोनिफिकेशन, ठीक है, तो सल्फोनिफिकेशन में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम से क्लियर है, सल्फोनिफिकेशन मतलब क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमने यहाँ पर लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराएंगे, यहाँ पर H2SO4 के साथ, ठीक है, और यहाँ पर लेना आपको SO3। तो H2SO4 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से निकलेगा एक H और O, यहाँ से क्या निकलेगा, H2SO4 से HO, और यहाँ से निकलेगा H, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O, यहाँ से निकल रहा है H2O, तो बचा क्या हमारे पास, SO3 और H, एक H बचा, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला तो 3 बचे, तो SO3H बच रहा। तो SO3H कहाँ पर अटैच होगा, SO3H जो रहेगा वो अटैच होगा यहाँ पर, और एक SO3 अटैच होगा कहाँ पर, एक SO3 अटैच होगा यहाँ पर। तो ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, और इसे बोलेंगे क्या, पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड। ये 2 प्रोडक्ट मिलने के चांस रहेंगे आपके, है ना। अगला 2 रिएक्शंस और देख लेते हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी। तो ये तीनों रिएक्शंस आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और यहाँ पर हमने देखा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस से कि आपको आर्थो पर, पेरा पर और आर्थो पर, मतलब आर्थो, पेरा और आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या मिलेंगे हमको, आर्थो और पेरा ही प्रोडक्ट मिल रहे, देख सकते हो आप यहाँ पर तीनों ही, है ना। अगला हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देख लेते हैं जिससे हमको ज्यादा क्लियर होगा। अगला हमारे पास है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अगला हम एक लास्ट रिएक्शन हम और देख लेते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होगी वो भी क्या है हमारे पास, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी एक हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, ये रहा हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो CH3Cl के साथ, ठीक है। आपको पता है ये पोलर है तो इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर होगा नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव कहाँ पर अटैक करेगा, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, इससे क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, आर्थो पर या फिर पेरा पर। तो ये आर्थो पर अटैक करेगा, यहाँ से H और ये जो Cl होगा तो HCl अलग निकल जाएगा, है ना। होता किसकी प्रेजेंस में, ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, Cl तो निकल ही रहा है, और ये जब CH3 इस आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा तो यहाँ सभी जगह क्या हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, HCl तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ से बनेगा CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से CH3 जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात हमको। और अगला इसी को हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्यों बोल रहे हैं हम, एल्काइलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, एल्काइल हैलाइड जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। CH3 यहाँ पर अटैच हो रहा है और CH3 अटैच होगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकल रहा है, Cl और H, तो HCl निकल रहा है। अब है हमारे पास एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा, नाम से क्लियर है, एसाइलेशन मतलब क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड, मतलब यहाँ होगा CH3COCl, है ना। और यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन तो लेना ही है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराएंगे आप किसके साथ, है ना, इसको अपन बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, और इसे बोलते हैं हम एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड से आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पोलर नेचर का होता है जो एसिटाइल क्लोराइड होता है, क्योंकि कार्बन की कंपेयर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब जब ये अटैक करेगा इस जगह पर तो यहाँ से क्या निकलेगा, H, है ना, ये पूरा ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास, है ना, ये भी होगा किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर से Cl, और यहाँ पर अटैच होगा CO, है ना, और ये क्या है हमारे पास CH3, ठीक है।
COCH3 और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ठीक है, आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर भी CH3 जो हमने यहाँ पर देखो CH3 हमने यहाँ पर कहाँ पर जोड़ा है, सिर्फ आर्थो पर जोड़ा। आप पेरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, मैं यहाँ पर नीचे बना देता हूँ। यहाँ पर आपके पास पेरा प्रोडक्ट बनने के भी चांस है। ठीक है, यहाँ पर भी आप CH3 को जोड़ सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए भी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। आप इसको पेरा पोजीशन पर अटैच कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास Cl होगा और आप यहाँ पर CO और CH3 को अटैच कर सकते हो। ये दो ही प्रोडक्ट आपके पास बन सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो होगा आर्थो, पेरा और आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे हमें, और ये दो प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। मतलब आप क्या करेंगे, जब एल्काइलेशन करना हो तो एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और एसाइलेशन में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर भी हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड लेना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी सेंडमेयर रिएक्शन, जो कि एग्जाम में आपके पूछी जाती है ना। सेंडमेयर रिएक्शन किस तरीके से होती है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। और यहाँ पर आपने देखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है ना, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनिफिकेशन। तो अलग अलग रिएक्शंस किस तरीके की होगी। और लास्ट में आपने देखा यहाँ पर क्या, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। यहाँ भी आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, तो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। दोनों रिएक्शंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट से, MP बोर्ड हो चाहे CBSE हो, कोई सी भी एग्जाम, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।